नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा अभी संविधान का भाग 5 चल रहा था, इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं कहां पर? भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर, जो कि हमारे संघ का भाग है बच्चों। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप सभी का एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था क्या भारत के संविधान के बारे में, कि इसका भाग कितना है, कितने भाग है, कुल भाग कितने हैं बच्चों? कुल भाग हैं कितने? 22। और इन 22 भागों में से अभी हमारा चल रहा है कौन सा भाग? पांचवा भाग चल रहा है। ठीक है। तो इसमें भाग पहले की यदि मैं बात करता हूं तो भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। सबसे पहले भाग 1 में लिखा गया है। यदि मैं बात करता हूं भाग 2 की, तो ये कहता है नागरिकता का उल्लेख करता है। ठीक है। और तीसरे की यदि मैं बात करता हूं तो ये कहता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के बाद यदि मैं बात करता हूं भाग 4 की, तो ये है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद बच्चों हम भाग 4A में आते हैं। भाग 4A जो कि क्या कहता है? हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि अनुच्छेद हमारे कहां पर है? 51A में उल्लेख किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कहा? भाग 5 हमारा। फिर इसके बाद भाग कौन सा आता है? भाग 5 आता है। भाग 5। और ये भाग 5 उल्लेख किसका करता है बच्चों? संघ का। संघ का अर्थ क्या होता है? यूनियन। यूनियन में जिसमें आप किसे किसे देखते हो? भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आप बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आप उल्लेख करते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं भारत की संसद की। संसद के बाद आप बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के बाद आप बात करते हैं किसके बारे में? लोकसभा। लोकसभा के बाद आप बात करते हैं बच्चों, लोकसभा के आप बात करते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। तो इन सभी व्याख्यानों को हमने पूरा कर लिया था। और इसी क्रम में बच्चों हमने सबसे पहले जब बात की थी, तो इसमें मैंने कहा था कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक ये है, और नागरिकता का प्रावधान हमारा अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, और 12 से लेके 35 तक हमारा मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और हमारा 51A के अंतर्गत हमारे का क्या है? मौलिक कर्तव्य। और संघ के अंतर्गत कहां से हम बात करते हैं? 52 से लेके 151 तक। तो इसमें हमने राष्ट्रपति कर लिया, उपराष्ट्रपति कर लिया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हो चुका है, संसद हो चुका, राज्यसभा, लोकसभा हो चुका है, और अनुच्छेद 76 हमारे महान्यायवादी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद बच्चों हमारे संघ के अंतर्गत ही एक भाग आता है। इसी भाग के अंदर एक अध्याय आता है जिसे कहते हैं भारत का न्यायालय। ठीक है। और इसी न्यायालय में सबसे भारत की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसे कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, या यही क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसे क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर बच्चों मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी जो हमारी न्यायालय की संस्थान है, वो हमारी क्या है? जब आपको अगर न्याय की आवश्यकता है तो आप सबसे पहले जाएंगे कहां पर? जिला न्यायालय में। ठीक है। सबसे निचली जो स्तर की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं? जिला न्यायालय की। जिला न्यायालय के बाद आप राज्य स्तर में जाएंगे उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय। ठीक है, यह सा दिख रहा है ना। तो क्या है? उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय के बाद आप सबसे ऊपर जाएंगे कहां? सर्वोच्च न्यायालय में। कहां जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये हमारा कुछ क्रम है किसका? न्यायालय का। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? एकीकृत न्याय परिषद। ठीक है। ये व्यवस्था कौन सी है हमारी? एकीकृत न्याय। ठीक है। एकीकृत न्याय की जो इकाई है हमारी किस तरीके से जाती है? सबसे निचला स्तर आपका जिला न्यायालय का होगा, फिर इसके बाद आप जाएंगे उच्च न्यायालय, इसी को बोला जाता है हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के बाद आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा न्याय का क्रम जाता है। यदि मैं बच्चों में आपसे बात करता हूं, भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है या इसका कार्यवाही शुरू की जो सबसे पहले दिनांक की हम बात करते हैं तो कब से होती है? 28 जनवरी 1950। और इसका शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था या सर्वोच्च न्यायालय था, उस सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे पहले उद्घाटन किसने किया था, यह शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, तो इसका शुभारंभ किया था एमसी सीतलवाड़ ने। एमसी सीतलवाड़, ये हमारे कौन थे बच्चों? तत्कालीन भारत के महान्यायवादी थे। ठीक है ना, ये कौन थे हमारे? तत्कालीन भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना, भारत के सबसे बड़ी जो विधि के जो सबसे बड़े ज्ञाता होते हैं या भारत सरकार का जिन्हें हम वकील कहा जाता है, वो हमारे कौन कहलाते हैं? भारत के महान्यायवादी। तो उन्हीं के द्वारा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और इसी में आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, वो कौन थे? तो वो थे हमारे बच्चों हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। ठीक है, ये हमारे कौन थे? सबसे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। और यदि मैं बात करता हूं हमारा जो मुख्य न्यायालय है, इसकी जो संरचना की यदि मैं बात करता हूं तो इसकी संरचना कैसी थी? मूल जब इसकी शुरुआत हुई थी या मूल में इसकी जो संरचना थी वो 1:7 की हुआ करती थी। ठीक है, 1+7 की हुआ करती थी, जिसमें हमारा जो एक होता है वो कौन होता है बच्चों? मुख्य न्यायाधीश। सॉरी, ये 1+6 होगा। क्या होगा? 1+6 होगा, कुल 7 थी। ठीक है ना, 1+6 थी। इसमें हमारा जो एक है वो कौन हुआ करते थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। और एक अन्य हमारे क्या हुआ करते थे? 6। ठीक है, अन्य हमारे न्यायाधीश हुआ करते थे। अब यदि मैं बात करता हूं, ये तो हमारे मूल में थे, बट अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में क्या संरचना है, तो वर्तमान की संरचना है 1+33। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो एक हैं ये हमारे कौन होंगे? CJI, इन्हीं को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी क्या होते हैं? 33 अदर्स या अन्य। ठीक है ना, अन्य न्यायाधीश हमारे कितने हैं? कुल 33 हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के सबसे बड़े पद के न्यायालय के सबसे ऊपर जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे मुख्य न्यायाधीश, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया एक। ठीक है, उसी तरीके से अन्य हमारे कितने हैं? 33 है। ये क्रम हमारा बढ़ गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है। तो इसका बच्चों उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। ठीक है, ये इसका उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। जब अगर मैंने आपसे बात कर दी है कि सबसे पहले मैंने बात की आपसे किसकी, कि हमारे जो शुभारंभ है इसका कब होता है? हमारा 28 जनवरी 1950 को। दूसरा मैंने कहा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो एमसी सीतलवाड़, जो हमारे तत्कालीन भारत के कौन थे? महान्यायवादी। अगला मैंने कहा भारत के जो पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया था। अब हीरालाल जे कानिया थे, तो अब बारी आती है कि जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बच्चों मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो बात आती है कि इनके बारे में उल्लेख कहां पर किया गया है। तो इनका उल्लेख किया गया है कहां पर? अनुच्छेद 124 में बात की गई है। और इसी में क्या बात की गई है कि अनुच्छेद 100 जो हमारा 24 है ये क्या कहता है? न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का शपथ या न्यायाधीश को न्यायाधीश को पद से च्युत
न्यायाधीश का पदच्युत, उन्हें उनके पद से रिमूवल, ठीक है, उन्हें उनके पद से अगर मैं बात करूं तो किसकी, रिमूवल, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, रिमूवल की, उनके उनके उनको पद से हटाने का जो सब कुछ उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो इसी के अंतर्गत मैंने बात की कि भारत के जो हमारे पहले न्यायाधीश थे, पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे हमारे कौन, हीरालाल जी कानिया, ठीक है, हीरालाल जी कानिया, ये पहले हो गए हमारे न्यायाधीश। फिर उसके बाद बात की जाती है वर्तमान में कौन है, वर्तमान में क्रम क्या है, तो 52वें, 52वें कौन है, जस्टिस या न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति भूषण राम गवई। आपने कई स्थानों पर सुना होगा जस्टिस बी आर गवई, ठीक है। तो इनके बारे में जो उल्लेख किया गया है बच्चों, वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 124 में बात की गई है, ठीक है। फिर यदि मैं बात करता हूं पहली महिला न्यायाधीश, अभी बच्चों भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं बनी है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम बात करते हैं, जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना 33, तो इन 33 में से ही एक हमारी जो बनी थी वो वुमेन बनी थी, बल्कि हमारा जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश है वो अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। ये बात आप प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बताने जा रहा हूं, पहली जो महिला न्यायाधीश है, मैं न्यायाधीश लिखा रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा रहा हूं, तो वो कौन थी, फातिमा बीवी, फातिमा बीवी भारत की पहली कौन थी, वो महिला न्यायाधीश। और अगर यहाँ पर आपको याद न रहे तो आप नोट करके बल्कि आप लिख भी सकते हैं, भारत में वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नहीं रही है, समझ में आ गया। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली जो न्यायाधीश है वो तो थी हमारी कौन, फातिमा बीबी, ठीक है। पर हमारी जो वर्तमान में मुख्य अगर न्यायाधीश की मैं बात करता हूं तो वो अभी वर्तमान समय तक कोई भी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर मैं बात करता हूं जो हमारा जस्टिसेस है या न्यायाधीश है, न्यायाधीश, अगर मैं बात करता हूं बच्चों इनकी नियुक्ति की, इनकी नियुक्ति, इसी को बोला जाता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये नियुक्ति किसके द्वारा दिलाई जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और इसी के साथ इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है बच्चों, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी के बाद यहाँ पर बात की जाती है शपथ की बारे में होगी, हाँ, तो इनका क्या होगा, रिटायरमेंट एज आएगा एक, ठीक है, रिटायरमेंट एज की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने साल की है, 65 वर्ष की आयु, ठीक है। तो किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा सर अगर आप नियुक्ति की बात करते हो, नियुक्ति में कहीं पर तो बात की जाती है कोलेजियम प्रणाली की, बात की जाती है ना, कोलेजियम प्रणाली होती क्या है। अब कोलेजियम प्रणाली ये होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं या इनको अगर हमने नियुक्त करना है या न्यायाधीश बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमने उसमें क्या करना है कि एक जो बात होती है कि जो हमारा चैम्बर होता है, ठीक है ना, तो इसमें बात कर रहे हैं कोलेजियम की। तो कोलेजियम में क्या होता है कि जो हमारे न्यायाधीशों का जो ग्रुप होता है उनमें सबसे ऊपर जो एज के सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, तो उन न्यायाधीश को क्या किया जाता है, उसमें आगे बढ़ा दिया जाता है। राष्ट्रपति को बताया जाता है कि सर हमारे जो न्यायाधीश बनने वाले हैं वो फलाना फलाना व्यक्ति हैं, जैसे हम बात करते हैं वर्तमान में बी आर गवई हैं, तो बी आर गवई हमारे सीनियर मोस्ट हैं, तो उनको अब क्या दिया जाएगा, कौन सा पद दिया जाएगा,
भारत के मुख्य न्यायाधीश का। और अगर निचली कोर्ट पर है तो निचली कोर्ट से उनको ऊपर वाली कोर्ट में लाने के लिए भी क्या किया जाता है, कोलिजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पर नियुक्ति पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। उनको उनके पद से हटाने की यदि मैं बात करता हूं, यदि पद से हटाना हो तो ये तो रिटायरमेंट हो गया। अगला मैं बात करता हूं किसका, किसकी बात कर रहा हूं, पद से हटाना, पद से हटाना। तो अगर उनको उनके पद से क्या करना है, रिमूवल अगर उनको उनकी पोस्ट से करना है तो बच्चों जैसे आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति का महाअभियोग, तो महाअभियोग के समान ही एक प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है ना, जिसमें क्या किया जाता है कि अधिकार किसके पास है, इसका रिमूवल करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, भारत की संसद के पास, भारत की संसद के पास। सर आप संसद के बारे में कहते हैं तो संसद के अंतर्गत तो उसके 3 अंग हैं, जहां पर आप सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, सॉरी लोकसभा की, फिर आप बात करते हैं राज्यसभा की, फिर आप बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो इनमें से क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है ना, जो प्रस्ताव लाया जाता है, तो प्रस्ताव के लिए हमारा लोकसभा में 100 एमपीज के द्वारा पास करना पड़ेगा इसको। और यदि मैं बात करता हूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में बच्चों 50 जो एमपीज होते हैं वहां से इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही इसकी जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो यहां पर मैं कार्रवाई को शुरू करने के लिए लोकसभा में न्यूनतम संख्या की बात करता हूं यदि, तो कितनी लोगों की एमपीज की आवश्यकता है, तो 100 एमपीज की। कई बार पूछा जाता है बच्चों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता होती है, तो वहां पर आएगी आपकी क्या, 100 सदस्यों की। राज्यसभा में 50 सदस्यों की। तो इस तरीके से इनको पद से भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और यहां पर मैंने बात की इनके जो रिटायरमेंट की जो एज है वो कितनी रहती है, 65 वर्ष की रहती है। अगर आप बात करेंगे हाईकोर्ट की, राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनकी आयु होती है 62 वर्ष की। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है भारत के न्यायाधीश के रूप में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनसे संबंधित जो हमारा न्यायाधीश या न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं, एक बार उन्हें कवर करते हैं। फिर जो कोई पॉइंट हमारा रह गया होगा उसको उसके साथ आगे डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मैंने बताया था आपको कि एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर भारत में क्या होती है, स्थापना होती है। जब आपको मैं संविधान का विकास पढ़ा रहा था तो उसी समय हमारे सबसे पहले क्या होती है, एक हमारी कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके हमारे सबसे पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्प्रे, मैंने वहां पर बताया था। ठीक है ना। उसकी संरचना 1+2 थी। 1+2 में हमारा जो न्यायाधीश था सबसे पहले कौन था, एलिजा एम्प्रे था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है। फिर क्या प्रश्न आ रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हमारा का प्रावधान किया गया है। अभी मैंने आपको बताया 1+33, तो हमारा कितना रहेगा 33। ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, यहां पर क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति। तीसरा क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो भारत में अगर आपसे पूछता है नियुक्ति करने का प्रावधान, कोलिजियम प्रणाली का कहीं पर भी वर्णन नहीं है, शुरुआत की उसमें बात की गई है, पर वहां पर नियुक्ति केवल किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हमारे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, 2014 और 2020 में पूछा गया था, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वही बात है, कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाते हैं, भारत के न्यायाधीश, वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। रिटायरमेंट की एज का तो उल्लेख किया गया है, जो कि हमारी कितनी है, 65 ईयर्स ऑफ एज है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या उनके नियुक्ति की न्यूनतम आयु का वर्णन किया गया है, तो नहीं, केवल रिटायरमेंट की गई है, बल्कि उसके
हमारे ज्वाइनिंग की कोई डेट का भी बखान नहीं किया गया है। हालांकि इसमें कहा जाता है कि 10 वर्ष तक उन्हें किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत होना चाहिए, फिर उस बारे में हम बात करते हैं। परंतु उसके जो आयु है, आयु का वर्णन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उनकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, उस योग्यता के अनुसार ही उन्हें क्या दिया जाता है, भारत के उच्चतम जो न्यायालय है, न्यायाधीश के पद को दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे लिए सामने आ रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है बच्चों। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है, भारत का जो प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है, वो कौन होता है? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अब मान लिया राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और वो किसी कारण से, या तो उनका निधन हो गया है, या वो अस्वस्थ हैं, या उन्होंने कुछ समय के लिए कार्य से अवकाश लिया हुआ है, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद की रक्षा कौन करेगा? ठीक है ना। तो उस स्थिति में इसके बाद जो दूसरा पद आता है बच्चों, दूसरा आता है हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक है। और इसी स्थिति में अगर हमारे उपराष्ट्रपति भी उपस्थित न हो तो कौन रहेगा? तो तीसरे में बात की जाती है बच्चों भारत के न्यायाधीश की, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा सर, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अगर ना हो, ऐसी अगर मान लिया विकट स्थिति आ गई भारत में कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम व्यक्ति होगा उन्हें क्या किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पद पर आरूढ़ किया जाएगा। तो इस स्थिति में चौथा व्यक्ति कौन होगा? उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ क्रम है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं, महाधिवक्ता नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश तो हाँ, तो और अटॉर्नी जनरल नहीं होगा, तो कौन सा होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा बच्चों। अगला यदि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में काम किया गया था? तो हाँ, जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, उस स्थिति में क्या हुआ था? न राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला के द्वारा क्या किया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, या एडहॉक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके रूप में कार्य किया गया था। किसके द्वारा? जस्टिस एम हिदायतुल्ला के बारे में, ठीक है ना। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वकालत कर सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो बच्चों अगर मैं यहां पर बात करता हूं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, आप एक बार बताइए, भारत की सबसे ऊपर की जो कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है ही नहीं ना। अब उन्हें वहां का चीफ जस्टिस बताया गया है, बनाया गया है। वो उस कार्य के कार्यभार के रूप में अपनी सेवा को दे चुके हैं। अब वो जब रिटायर हो चुके हैं तो क्या उससे उनको फिर अपने से छोटे पद पर दोबारा से काम करना चाहिए? ये क्या हो सकता है? आप पॉसिबली इसमें आप बताएंगे। जैसे क्या अगर हमने कहा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के कौन है, कहा मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कहा भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब वो भारत के सर्वोच्च जो पद है, बेंच है, वहां पर बैठे हुए हैं। अब उस पद से वो जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद क्या वो निचले पद को ग्रहण करेंगे? कोई व्यक्ति यदि उच्चतम पोस्ट पर जा चुका है तो राष्ट्रपति के बाद दोबारा से उनको प्रधानमंत्री बनने का क्या शौक चलेगा? नहीं। तो क्या होता है, वो किसी भी न्यायालय में कार्यरत नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी न्यायालय में नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर पोस्ट में बच्चों, तो कैसे पॉसिबल है कि वो किसी भी न्यायालय में दोबारा से न्यायालय के वकालत कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है, उनको जस्टिस का ही पद दिया जाएगा, ठीक है ना। कौन सा कानून यह निर्धारित कर सकता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी? ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था भाग 17, आपको याद होगा, अगर मैं भाग 17 का उल्लेख कर रहा था, आप लोगों ने बच्चों, अगर किसी बच्चे ने हमारे संविधान की अनुसूचियां और संविधान के भाग वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करना वहां, क्योंकि मैंने संविधान के जितने भी 22 के 22 भाग है उनके बारे में एक बार वहां पर बताया है कि किस भाग में, कौन से अध्याय में, कहां पर हमारा किसका वर्णन किया गया है। तो यदि मैं बात करता हूं भाग 17 की, तो ये बताता है भारत की राजभाषा, ठीक है। तो ये उल्लेख किसका करता है? राजभाषा के बारे में उल्लेख करता है। और राजभाषा क्या है हमारी?
हिंदी है। तो हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, ठीक है ना। तो इसी के बीच में भारत की क्या भाषा होगी, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उनके बारे में कहां पर बात की जाएगी। तो सुप्रीम पहले यहां पर बात की गई है भारत की आधिकारिक भाषा के रूप पर, ठीक है, भारत की राजभाषा के तौर पर। फिर उसके बाद बात की गई है भारत के जो राज्य हैं, जो भारत के राज्यों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अंत में हमारा 351 में बात की गई है कि किस तरीके से हम अपनी राजभाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदी को किस तरीके से हम राष्ट्रभाषा के तौर पर सामने लेके आ सकते हैं। तो भारत का जो अनुच्छेद 348 है, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 348 है, ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषाएं होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, हमारी इंग्लिश होगी। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चों आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको आंध्र प्रदेश की स्थापना की हमने बात की थी। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना के पीछे कारण क्या था कि तेलुगु भाषियों ने सन 1952 में इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था कि उस आंदोलन में अनशन के पश्चात पोट्टी श्री रामुलु जिन्होंने 56 दिन का अनशन किया था, अनशन का मतलब है फास्ट, ठीक है, फास्टिंग हो चुकी थी, बिना उन्होंने पानी पिए, बिना कुछ किए, तो उनका निधन हो चुका था बच्चों 56 दिन के पश्चात। तो जैसे ही उनका निधन होता है तो हमारा जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोग थे वो और उग्र हो चुके थे। तो जैसे ही वो उग्र होते हैं तो हमारे यहाँ भाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ने लग जाता है, भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन होना संभव नहीं था, ठीक है। तो उसी आधार पर कहा गया कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम उसे केवल राजभाषा, कामकाज की भाषा के तौर पर ही स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमारा भाग सत्र का टॉपिक आएगा, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। तो बच्चों यहां पर आता है सबसे पहले गोलकनाथवाद 1967 का। उत्तराखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से यहाँ पर कभी कभी आजकल सन भी पूछ ले रहा है बच्चों, यूकेएसएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पहले वो आपसे नाम पूछता था, अब वो आपसे सन पूछ रहा है, ठीक है ना। गोलकनाथवाद है और अगला केशवानंद भारतीवाद है, शंकर प्रसाद वाद है या सज्जन सिंह वाद है। तो बच्चों भारत में जो सबसे बड़ी जजों की जो बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच, तो केशवानंद भारती में बैठी हुई थी, जिसमें हमारे कुल कितने जज थे, 13 जज, 13 जजों की बेंच, ठीक है। कितने जजों की बेंच है, 13 जजों की बेंच है। तो जो 13 जजों की बेंच थी, ये ध्यान दीजिएगा, 13, ठीक है, 13 जजों की बेंच थी और इसका संबंध किससे था, केशवानंद भारती बनाम, बनाम का मतलब होता है वर्सेस, ठीक है, केरल राज्य। और इसी में क्या कहा था बच्चों कि भारत की जो सर्वोच्च जजों की बेंच थी, इसमें क्या कहा गया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। मतलब संविधान में जो भी आप परिवर्तन करेंगे पर उसका मूलभूत ढांचा जैसा संविधान बना था उसे उसी तरीके का रहने देंगे, उसमें कोई हेर फेर या बदली नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, केशवानंद भारती केस आता है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। तो हमने सब अभी यहां पर पढ़ा था, तो हीरालाल जे कानिया थे, भूषण राम गवई थे, कमल नारायण सिंह थे या वाई वी चंद्रचूड़ थे। तो भारत के जो सबसे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो तो कौन थे, हमारे हीरालाल जे कानिया थे। पर यदि मैं भूषण राम गवई की बात करता हूं तो भूषण राम गवई हमारे कौन से हैं, 52वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। अगला कमल नारायण सिंह क्या है, इनका 17 दिन का बच्चों सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस, एज ए सीजेआई न्यूनतम कार्यकाल रहा, न्यूनतम कार्यकाल रहा, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है वाई वी चंद्रचूड़, इनका क्या रहा, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, हमारे वाई वी चंद्रचूड़, जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ के पिता थे, ठीक है ना। तो और डीवाई चंद्रचूड़ हमारे कौन से थे, 51वें, 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में 52वें हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, बी आर गवई। तो बच्चों आज यहाँ पर था, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हमारी जो पिछली क्लासेस चल रही है उन्हें भी जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पिछली क्लासों को नहीं समझेंगे तो वर्तमान में आने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आप निरंतर जारी रखिएगा और हमारे वेबश्री क्लासेस में जुड़े रहिए और आप सभी
सभी का आज वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।